वेलकम टू ड्रीमिंग लाइफ। आपके पास 30 मिनट हैं। इन 30 मिनटों में आपको अपने लिए एक लड़की ढूंढनी है, उसको पटाना है, शादी के लिए राजी करना है, शादी करनी है, सुहागरात मनानी है और एक बच्चा पैदा करना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस तेज आवाज के साथ आर्यन को घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। बच्चा पैदा करने में ही 9 महीने लगते हैं। मैं 30 मिनट में ये सब कैसे करूंगा? आर्यन ने घबराते हुए कहा। फिर जब घड़ी का चलना नहीं रुका तो आर्यन दिए हुए टास्क को पूरा करने में लग गया। आर्यन पलक झपकते ही दिल्ली शहर की सबसे बिजी मार्केट कनॉट प्लेस पहुंच गया और उसकी आंखों के सामने तमाम लड़कियां थीं। वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ एक लड़की के सामने जा पहुंचा। हेलो, आई एम आर्यन। मुझे आप बहुत अच्छी लगी। क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पर चलोगी? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। सॉरी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। लड़की ने उसकी ओर देखे बिना कहा। आर्यन तुरंत ही पास खड़ी तभी दूसरी लड़की की ओर गया। हेलो, आई एम आर्यन। मुझे ना आपके ये काले घने लंबे बाल बहुत पसंद आए। क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पर चलोगी? हाँ बिल्कुल, चलूँगी ना। उसने मुस्कुराकर आर्यन का हाथ पकड़कर कहा। ए, तुम तो लड़की थी, लड़का कैसे बन गई? आर्यन ने घबराकर तेज आवाज में कहा। मैं दोनों हूँ। आउच! आर्यन उससे भी ज्यादा डर गया और जोर से चीखा। अब आर्यन वहां से हटकर आसपास नजर घुमाने लगा और तभी उसे एक लड़की दिखी जो कि हूबहू उसकी पहली क्रश सिमरन जैसी दिख रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। आप जानती हो, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इस पर आपकी मुस्कुराहट सोने पे सुहागा लगती हैं। सच में। आर्यन ने एक टक उसकी तरफ देखते हुए कहा। थैंक यू। उसने शर्माते हुए कहा। क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगी? हाँ बिल्कुल। कॉफी पीते हुए आर्यन ने मौका पाते ही उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और अगले ही पल उन्होंने मंदिर में जाकर शादी कर ली। इसके बाद वो सुहागरात मनाने के लिए चले गए। मुझे बहुत डर लग रहा है, लड़की ने आर्यन से नजरें मिलाते हुए धीमी आवाज में कहा। डरने की बात नहीं है। वैसे भी हमारे पास बस 10 मिनट बचे हैं। अभी तो बच्चा भी पैदा करना है। आर्यन ने हड़बड़ी में घड़ी देखते हुए कहा। वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने अफ्रीका की मकड़ी के बारे में सुना है क्या? लड़की ने अपनी एक उंगली बालों में घुमाकर आर्यन को रिझाते हुए कहा। नहीं, क्यों? अफ्रीका की मकड़ी जब किसी मकड़े से प्यार करती है, प्यार समझ रहे हो ना तुम, जैसे हम दोनों अभी कर रहे हैं, वैसे वाला। 2 जिस्म एक जान हो जाने वाला। जैसे जैसे वो प्यार हद से बढ़ने लगता है, सुख की अनुभूति अपने चरम पर आने लगती है, फिर धीरे धीरे वो मकड़े का सिर खाना शुरू करती है और फिर आखिर में उसी को पूरा खा जाती है। आर्यन को ऐसा लगा जैसे वो लड़की जो कुछ कह रही है वो सब उसके साथ कर रही है। आर्यन सुख के चरम पर पहुंच चुका था, मानो उसके पंख निकल आए हों और वो आसमान में उड़ने लगा हो। मगर तभी उसे लगा जैसे वो लड़की उसका सर खा रही हो। कभी कभी उसे लगता था कि ये लड़कियां अपनी बातों से लड़कों का बहुत सर खा जाती हैं, पर यहां बातों से नहीं, सच में वो लड़की उसके सिर को जोर जोर से चबाकर खाने लगी। आर्यन को अपने सर में बहुत दर्द महसूस हुआ और उसने देखा तो वो लड़की असल में अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा उसका सर खा रही थी। उसका होंठ पूरा खून में लथपथ था। आर्यन का सिर दर्द से फटा जा रहा था। वो चीख रहा था। मगर तभी दरवाजे की खटखट से वो होश में आ गया। आज फिर प्रोग्रामिंग की वजह से गेम की टेस्टिंग नहीं हो पाई। शाह, आर्यन ने कीबोर्ड पर हाथ पटकते हुए कहा। दरअसल आर्यन एक वर्चुअल गेम बनाने पर काम कर रहा था और पिछले 1 हफ्ते से 30 मिनट में प्यार, शादी, सुहागरात और बच्चे वाला टास्क पूरा नहीं कर पा रहा था। कभी प्रोग्रामिंग तो कभी उसका माइग्रेन उसके गेम बनाने के बीच के अड़चन बने हुए थे। दरवाजे पर तभी दोबारा जोरों की खटखट हुई। आर्यन ने जाकर देखा तो सिमरन थी, मगर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। वो जोर जोर से सांसें ले रही थी, मानो कहीं से भागती हुई आई हो। क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? आर्यन ने चिंता जताते हुए कहा।
पहले ये बताओ, तुम्हारी अभिषेक से बात हुई क्या? सिमरन ने एक सांस में बोला, नहीं, सब ठीक है ना। 5 दिन पहले अभिषेक ने मुझे ये पार्सल दिया था। कह रहा था कि अगर 5 दिनों तक मेरी कोई खबर नहीं मिलती है तो मैं ये पार्सल तुम्हें दे दूं। सिमरन ने कांपते हुए हाथों से आर्यन को पार्सल देते हुए कहा। आर्यन ने उस पार्सल को टेबल पर रख दिया और सिमरन के कंधों को पकड़कर उसे हौसला देने लगा। वो मिल जाएगा, दोस्तों के साथ गया होगा कहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कहते हुए सिमरन अपने आंसू नहीं रोक पाई और आर्यन के गले लगकर रोने लगी। इस पर आर्यन कुछ कहता उससे पहले ही वो फिर से बोली, मुझे लगा था कि शायद वो मजाक कर रहा है, पर उस दिन के बाद से ना तो उसे मैंने देखा और ना ही उसका फोन लग रहा है। मैं कह रहा हूं ना, अभिषेक को कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो, आर्यन ने सिमरन के सर को सहलाते हुए कहा। सिमरन ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अगले महीने हमारी शादी है। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वो है कहां, किस हालत में है। सिमरन, मैं वादा करता हूं तुमसे, शादी से पहले पहले मैं अभिषेक को ढूंढ कर ले आऊंगा, फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आर्यन ने सिमरन का हाथ पकड़कर भरोसा दिलाते हुए कहा। यह बताओ, पुलिस का क्या कहना है? वो लोग छानबीन कर रहे हैं, पर अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सीसीटीवी में भी कुछ नहीं आया। सिमरन ने अपने आप को संभालते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अभिषेक की कोई भी खबर मिलती है या फिर कोई सुराग हाथ लगता है तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, ओके? आर्यन ने कहा। ठीक है। यह कहकर सिमरन चली गई। सिमरन को इस हालत में देखकर आर्यन की भी आंखों में आंसू भर आए। आखिर सिमरन ही तो थी वो जिससे मिलने के बाद उसे प्यार का असली मतलब समझ आया था। और जब उसने देखा कि उसका चचेरा भाई अभिषेक और सिमरन एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसने सिमरन की खुशी के लिए अपने प्यार की बलि दे दी। फिर आर्यन ने खुद को संभाला और सिमरन के दिए पार्सल को खोलने लगा। उस पार्सल के अंदर उसने देखा कि एक चिट्ठी और एक काले रंग का कार्ड रखा था। यह देखकर उसने कार्ड अपनी जेब में रख लिया और चिट्ठी पढ़ने लगा। आर्यन, इस ब्लैक कार्ड को संभाल कर रखना, यह तुम्हारी जिंदगी बदल देगा और इसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। यह चिट्ठी पढ़कर आर्यन ने 1-2 बार पार्सल को फिर से देखा, लेकिन उसमें और कुछ नहीं था। अभिषेक ने ऐसा क्यों कहा कि किसी को भी उसके बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए? ऐसा कुछ तो है भी नहीं इसमें। आर्यन ने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा, अभिषेक ताकत और समझदारी दोनों में मुझसे दोगुना है। उसने कुछ सोच कर ही मुझे ये दिया होगा। हो सकता है इनमें उसे ढूंढने का कोई सुराग हो जिसे मैं देख कर भी नहीं देख पा रहा हूं। आर्यन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके घर के दरवाजे पर तेज आवाज सुनाई दी। हम लोग एक जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्या आर्यन डोगरा यहीं रहता है? ये समर की आवाज थी। उसके साथ उसकी 25 साल की एसोसिएट कालंदी भी थी। जी हाँ, लेकिन आपको उससे क्या काम? आर्यन की दादी ने दरवाजे पर खड़े खड़े कहा। हमें अभिषेक की गुमशुदगी के बारे में आर्यन से कुछ बात करनी है, समर ने कहा। जैसे ही आर्यन ने यह सुना तो वो तुरंत ही पार्सल को छुपाने लग गया। इधर उधर नजर घुमाने के बाद वो बालकनी में गया और गमले के अंदर अभिषेक की दी हुई चिट्ठी को छिपा दिया। इसके बाद वो नीचे हॉल में चला गया। जी सर, बताइए। मैं ही हूं आर्यन डोगरा। अभिषेक को जानते हो? समर ने ऊपर से नीचे तक आर्यन को देखते हुए पूछा। भाई है वो मेरा, आर्यन ने बहुत ही साधारण तरीके से बोला। फिर तो तुम्हारी बात होती रहती होगी उससे? समर ने आर्यन के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए पूछा। बात होती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, कभी कभी। आर्यन इस कोशिश में था कि उसका झूठ उसके चेहरे से ना दिख जाए। आखिरी बार बात कब हुई थी? समर ने इस बार आर्यन की आंखों में आंख डालकर पूछा। करीब 1 हफ्ते पहले, आर्यन ने थोड़ा सोचते हुए कहा। मतलब उसके गायब होने के 2 दिन पहले। समर ने अपनी साथी कालंदी की ओर देखते हुए कहा। क्या बात हुई थी उससे? कुछ खास नहीं, बस वो बता रहा था कि वो अपनी शादी की तैयारियों में बिजी है और हनीमून वगैरह पे कहाँ जाना है, यही सब। बस इतनी ही बात हुई। क्या उसकी बातों में तुम्हें कुछ ऐसा लगा जो उसके गायब होने से जुड़ा हो सकता है? समर ने घर के चारों ओर देखते हुए पूछा। नहीं, आर्यन ने समर को एकटक देखते हुए जवाब दिया। कोई ऐसी चीज जो उसने तुम्हें दी हो? हाँ, नहीं। आर्यन को तुरंत ख्याल आया
कि अभिषेक ने उस पार्सल के बारे में किसी को भी बताने से मना किया था। समर ने फिर थोड़ी देर तक आर्यन को घूर कर देखा और फिर कहा, तुम्हारे कमरे को देख सकते हैं? अब हाँ, क्यों नहीं? आर्यन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। इसके बाद समर ने कालिंदी को इशारे से जाने को कहा, जिसके करीब 10 मिनट बाद कालिंदी वापस आई। उसने कहा, सर कुछ नहीं मिला। ठीक है। समर उठकर जाने लगा, मगर तभी वो बीच में रुका और कहने लगा, मैं अपना कार्ड छोड़कर जा रहा हूं। अगर अभिषेक के बारे में कोई भी खबर मिले तो हमें ज़रूर बताना। और हाँ, तुम भी संभल कर रहना, कहीं गायब होने का अगला नंबर तुम्हारा ही ना हो। समर अपने उसी रौब वाले अंदाज में वापस चला गया। दरअसल समर और कालिंदी किसी डिटेक्टिव एजेंसी से नहीं थे। वो डेथ एक्सप्लोरर गेम यानी कि मौत की खोज नामक एक गेम के कर्मचारी थे। इनकी गेम की दुनिया और असल दुनिया अलग अलग है, और ये भी असल दुनिया में रहकर खुफिया तरह से डेथ एक्सप्लोरर गेम के लिए काम करते हैं, जिनका काम है लोगों को आध्यात्म से जुड़वाना, किसी भी तरह के नकारात्मक ख्याल से दूर रखना और बुरी शक्तियों को खत्म करना। उनके जाने के बाद आर्यन ने एक गहरी सांस ली और फिर जाकर उसने गमले में से वो चिट्ठी निकाली। इसके बाद उसने उस ब्लैक कार्ड को निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन वो कार्ड उसकी जेब में नहीं था। उसने अच्छे से देखा, कमरे का हर कोना छान लिया, मगर वो कार्ड कहीं नहीं मिला। तभी उसे अचानक से अपने सीने में कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी टी शर्ट उतारी, लेकिन उसे कुछ दिखा नहीं। फिर जैसे ही वो शीशे के सामने आया तो उसने देखा कि जो निशान ब्लैक कार्ड पर बना था, अब वही निशान उसके सीने पर आ गया था। ये देखकर आर्यन को समझने में देर नहीं लगी कि वो कार्ड उसके शरीर में समा गया है। तभी उसके कानों में एक जोरदार आवाज सुनाई दी, मानो कोई रोबोट आकाशवाणी कर रहा हो। अगर तुम अपने भाई अभिषेक को जिंदा वापस चाहते हो तो तुम्हें अलौकिक शक्तियों से भरा एक खेल खेलना होगा। इस खेल में कुल मिलाकर 7 पड़ाव होंगे। हर पड़ाव पिछले पड़ाव से कठिन और खतरनाक होता जाएगा। क्या तुम अपने भाई को जिंदा वापस लाना चाहते हो? क्या तुम सिमरन के चेहरे पर खुशी देखना चाहते हो? तो तुम ये सब इसे खेल कर पा सकते हो। आर्यन हैरान था कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। उसे अपने सीने में एक कंपन, एक हलचल महसूस हुई। उसने तभी महसूस किया कि यह आवाज तो उसके सीने में घुस गए ब्लैक कार्ड से आ रही थी। यहाँ हारे तो मौत निश्चित है, इसीलिए सोच विचार करके ही हाँ कहें। एक बार हाँ कहने के बाद आप पीछे नहीं हट सकते। आर्यन के होश उड़ गए थे, लेकिन एक बात तय थी कि इस गेम को खेल कर ही वो अपने दोस्त जैसे चचेरे भाई अभिषेक को वापस ला सकता है, और हर हाल में उसे वापस लाना ही होगा। इसमें ही सिमरन की खुशी होगी, और सिमरन की खुशी में आर्यन की खुशी। अब चाहे इसके लिए उसे अपने जान की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। हाँ, मैं खेलना चाहता हूं, आर्यन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, जिसके बाद फिर से वही रोबोटिक आवाज सुनाई दी। वेलकम टू डेथ एक्सप्लोरर। मौत के इस खेल में आपका स्वागत है। कृपया अपना नाम और उम्र यहाँ लिखें। आर्यन टोगरा, उम्र 19 साल। आर्यन ने हवा में बने कीबोर्ड पर टाइप कर दिया। एरर, आप अपना असली नाम और उम्र नहीं चुन सकते। रुद्र सिंह, उम्र 25। आर्यन ने थोड़ा सोचने के बाद अपना नकली नाम, या यूं कहें कि गेम के लिए नाम और उम्र चुन लिया। स्वागत है आपका। गेम शुरू होने से पहले आपको बता दूं कि आपको 3 घंटे मिलेंगे। इन 3 घंटों में आपको खुद को जिंदा रखना है। आपका लेवल है 0, अनुभव 0%, नैतिकता 60 है फिलहाल, अब इससे कम नहीं होनी चाहिए। हुनर कुछ नहीं, रेस अच्छा इंसान बनने की ओर, काम रूहों का रखवाला। फिर जैसे ही आर्यन ने कंटिन्यू का बटन दबाया, उसकी आंखों के सामने काला अंधेरा छा गया। उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। उसका हाथ थोड़ा फूल रहा था, उम्र 25 के बराबर पहुंच चुकी थी और बाल बड़े हो गए थे। आर्यन ने तभी अपने हाथों से अपना चेहरा छूकर देखा, जिसके बाद उसने पाया कि उसका चेहरा भी बदल चुका था। फिर धड़ाम से वो कुछ पेड़ों के बीच में जाकर गिर गया। इसके बाद फिर आर्यन अपने कपड़ों को झाड़ कर खड़ा हुआ। उसने पाया कि सामने एक बड़ी सी सुरंग थी, जिसके बाहर एक पत्थर का बड़ा और डरावना नाग फन फैलाए बना हुआ था। आसपास से जंगल के जानवरों की आवाज आ रही थी।
उसने तभी थोड़ी हिम्मत दिखाई और सुरंग की ओर बढ़ गया। क्या आर्यन गेम का टास्क पूरा कर पाएगा? क्या वो अपने भाई अभिषेक को ढूंढ पाएगा और सिमरन को किया वादा पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब तक हमने सुना कि आर्यन को सिमरन एक पार्सल देती है और अभिषेक के गुम होने की खबर सुनाती है। उसके बाद ब्लैक कार्ड से आई एक रोबोटिक आवाज के जरिए आर्यन को यह पता चलता है कि अपने भाई को बचाने के लिए उसे गेम के 7 पड़ाव पार करने पड़ेंगे और वो कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाता है। अब आगे सुरंग में घनघोर अंधेरा था। पूरी सुरंग में बस आर्यन के कदमों की आवाज गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद आर्यन को दूर एक मशाल जलती हुई दिखाई दी। वो मशाल की ओर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी कुछ उसके पैरों से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ा। डर की वजह से आर्यन के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। तभी पास में पड़ी लकड़ी पर अपना रुमाल लपेटकर जेब में पड़े लाइटर से उसे जलाकर आर्यन ने एक मशाल बना ली और मशाल की रोशनी में उसने देखा तो उसने पाया कि जमीन पर इंसानों के ढेर सारे कंकाल पड़े थे। ये पहली दफा था जब आर्यन कंकाल देख रहा था। उसके हाथ पांव कांपने लगे। अभिषेक मुझसे ज़्यादा समझदार है, मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। अगर वो यहाँ इस गेम में फंस गया है तो फिर मेरे बचने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। आर्यन खुद से ही बोला, लेकिन अगले ही पल खुद को हौसला देते हुए कहने लगा, ये कंकाल ही मुझे जिंदा रहने का रास्ता दिखाएंगे। पहले मुझे ये जानना होगा कि इन लोगों की मौत कैसे हुई थी, आर्यन ने अपने आप से कहा। फिर कांपते हाथों से आर्यन ने कंकाल की छानबीन शुरू की। इसके सिर पर तो चोट का निशान है, मतलब जरूर किसी चट्टान या फिर भारी पत्थर के नीचे दब गया होगा। मुझे सावधान रहना होगा, क्या पता कब कोई पत्थर गिर जाए। आर्यन ने सुरंग की दीवारों को छूते हुए खुद से ही कहा, हो सकता है ये लोग मजदूर हों और सुरंग बंद होने की वजह से यहाँ फंस गए हों। उसने आसपास के बाकी कंकाल की ओर देखते हुए कहा। तभी उसे याद आया कि एक बार उसके दादा ने ऐसे ही एक सुरंग का किस्सा सुनाया था। करीब 500-600 साल पहले यहाँ एक बस्ती हुआ करती थी जिस पर बुरी शक्तियों ने अपना कब्जा जमा लिया था। फिर वहाँ एक साधु बाबा आए और एक तावीज़ देते हुए बोले, ये भगवान का छुआ हुआ तावीज़ है, इसे किसी तरह शैतान के माथे पर चिपका देना और कस्बे में एक मंदिर की स्थापना कर देना, सब ठीक हो जाएगा। लोगों ने फिर वैसा ही किया, सब ठीक भी हुआ। फिर कई सालों बाद वहाँ पर सुरंग बनाने के लिए मंदिर को तोड़ दिया गया, जिसके बाद बुरी शक्तियों ने वापस अपना कब्जा जमा लिया था। उस सुरंग में करीब 200 लोग फंसे थे। उन्हें तो सही सलामत निकाल लिया गया, लेकिन उसके बाद जब भी कोई सुरंग में गया तो वो कभी वापस नहीं आया। अगर मैं भगवान की मूर्ति खोजकर उसे फिर से स्थापित कर दूं और ताबीज़ को उसकी जगह पर चिपका दूं तो हो सकता है मैं बच जाऊं और ये सुरंग भी बुरी शक्तियों से आज़ाद हो जाए। आर्यन को तुरंत सब कुछ समझ आ गया। वो मूर्ति को खोजने के लिए सुरंग में इधर उधर घूमने लगा, मगर तभी उसे दूसरे छोर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुरंग तो पिछले 500-600 सालों से बंद है, यहाँ कौन हो सकता है? आर्यन चौकन्ना होकर उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। कौन है? कौन है वहाँ? आर्यन लगातार बोले जा रहा था। अचानक तभी उसे कंकड़ पीछे से आकर लगा, जिसके बाद आर्यन ने तुरंत अपनी मशाल हाथ में 2-3 बार लहरा दी। मैं पूछता हूँ कौन है वहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ, आर्यन ने ललकारते हुए कहा। तभी टक टक की आवाज के साथ 2 लाल जूते आर्यन की ओर बढ़ने लगे। सिर्फ जूते? ये कैसे हो सकता है? जूते अपने आप कैसे चल सकते हैं? आर्यन ने घबराते हुए कहा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसका माथा किसी जलते हुए चूल्हे की तरह तप गया था। जितने कदम आर्यन पीछे होता उतने ही कदम वो जूते आर्यन की तरफ आते। आर्यन ने मौका पाते ही तभी पीछे की तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी, मगर थोड़ा सा दौड़ने के बाद आर्यन सीधा जमीन पर जा गिरा। उसके सिर में जोरों से दर्द शुरू हो गया था। उसे लगा वो अब नहीं बच पाएगा। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। पिछले कई दिनों से अक्सर उसे ये सिरदर्द की शिकायत हो रही थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या बीमारी हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसकी जान में जान आई। उसे कुछ हुआ नहीं था और अब जूतों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। वो उठने को ही था कि तभी पास में पड़े कंकाल के पास उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने पास जाकर देखा तो वहाँ एक नीले रंग का तावीज़, एक चिट्ठी, एक नक्शा और एक 8 धातुओं से बना शीशा था।
आर्यन ने तभी उस कागज को खोला तो उसमें खून से लिखा हुआ था, मास्टर जी पर भरोसा मत करना। आर्यन समझ गया कि किसी ने मरते वक्त ये चिट्ठी लिखी है ताकि अगर कोई आए तो वो ये भूल ना करे जो इसने की होगी। वो इन सभी सामान को अपने साथ लेकर सुरंग में आगे बढ़ने लगा। तभी उसे अचानक अपनी पीठ पर कोई भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई उसकी पीठ पर बैठ गया हो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो जानता था कि ये जरूर अभिषेक ही होगा, क्योंकि बचपन से ही अभिषेक चुपके से आर्यन की पीठ पर चढ़ जाया करता था। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे, अब जल्दी से यहाँ से निकलना है, सिमरन तुम्हारा इंतजार कर रही है, आर्यन ने मस्ती में मुस्कुराते हुए कहा। मगर पीछे से जब कोई आवाज नहीं आई तो आर्यन ने फिर से कहा, मैंने आने में देर कर दी इसलिए गुस्सा हो क्या मुझसे? बात भी नहीं करोगे? आर्यन ने मनाने के लहजे में कहा। इस बार भी पीछे से कोई आवाज नहीं आई। जब आर्यन को कुछ गड़बड़ लगी तो वो अपनी गर्दन घुमाकर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मगर तभी पीठ पर बैठे व्यक्ति ने अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथों से आर्यन का गला दबोच लिया। आर्यन खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसमें इतनी जान नहीं थी कि वो खुद को छुड़ा पाता। आर्यन का दम घुटने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था। वो इधर उधर घूमकर बस पीठ पर बैठे व्यक्ति को हटाना चाहता था, मगर जब कोई भी तरकीब कामयाब नहीं हुई तो उसने तांबे के शीशे से देखना चाहा कि आखिर कौन है पीछे। और फिर जैसे उसने शीशा उठाया तो उसे अपनी पीठ पर एक बहुत ही बड़ा आदमी बैठा दिखा, जिसकी आंखें लगभग बाहर निकली हुई थीं, चेहरा पीला था और शरीर में ढेर सारे कांटे निकले हुए थे जो अब आर्यन को भी जोरों से चुभ रहे थे। जब आर्यन ने उसे शीशे में देखा तभी उस आदमी ने भी उसे शीशे में देख लिया, जिसके बाद वो तुरंत आर्यन को छोड़कर जमीन पर गिर गया। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और एक एक हड्डियां टूटने लगी। वो चीख रहा था और अगले कुछ ही पलों में वो राख बनकर हवा में घुल गया। असल में उस शैतान को श्राप मिला था कि अगर उसने कभी 8 धातुओं से बने शीशे में खुद को देख लिया कि वो कितना बदसूरत है तो वो मर जाएगा। फिर आर्यन ने जब शीशे को देखा तो उसने पाया कि वो शीशा भी चटक चुका था। आर्यन अब फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। फिर आर्यन जब सुरंग में थोड़ा और अंदर गया तो उसे फिर से उन्हीं जूतों की आवाज़ सुनाई दी, जिन्हें सुनकर वो वहीं पर ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो आगे बढ़ने को ही था कि तभी लाल जूते आर्यन के सामने आकर तेज आवाज में खट खट करने लगे और तुरंत एक जोरों की आवाज आई। हेलो, मैं हूँ रेड डैशिंग शूज। मेरी मदद लेने के लिए और मुझे अपनी इन्वेंट्री में जोड़ने के लिए आपको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। फिर एक गुस्से में बोलने की आवाज आई, और अगर मेरे साथ डांस नहीं किया या फिर गलत डांस किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा और फिर मैं तुमको मार डालूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ डांस करूंगा। आर्यन ने ये बोल तो दिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता था। उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसके लिए तो मानो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई थी। हुर्रे, तो फिर तैयार हो जाओ एक धमाकेदार डांस करने के लिए। इसी के साथ तेज आवाज में म्यूजिक बजना शुरू हो गया। आर्यन किसी तरह जूतों के साथ अपने डांस स्टेप्स को मैच करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद म्यूजिक रुक गया। तुम्हें तो बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता, जूतों ने गुस्से में कहा और अगले ही पल खुश होकर बोला, लेकिन मुझे तुम्हारी कोशिश अच्छी लगी। आज से तुम मेरे मास्टर हुए। फिर वो जूते तुरंत गायब हो गए। ये सुनते ही आर्यन को एक बड़ा सा झटका लगा। चिट्ठी के मुताबिक मालिक या मास्टर पर भरोसा नहीं करना, और जूतों के लिए अब मैं मालिक हूं, तो क्या मुझे खुद से ही खतरा है? इस ख्याल ने आर्यन को झंझोड़ कर रख दिया। तभी एक आवाज उसके कानों में गूंजी, मुबारक हो, रेड डांसिंग शूज आपकी इन्वेंट्री में जुड़ चुके हैं। बस किसी तरह ये 1 घंटा और निकल जाए, आर्यन ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। उसके बाद आर्यन धीरे धीरे पतली सकरी सी सुरंग में से गुजर रहा था, मगर तभी उसे दूसरे छोर से 2 लोगों के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। अब ये कौन सी मुसीबत आ रही है? आर्यन तभी बिना आवाज़ किए धीमे कदमों से उस आवाज़ की ओर बढ़ा। वहाँ उसने पाया कि उसी की उम्र का एक लड़का और एक लड़की आपस में बातें कर रहे थे, मगर जैसे ही उन्होंने आर्यन को देखा वो डर से चीख पड़े और अपनी सुरक्षा के लिए हाथ में चाकू लेकर खड़े हो गए। कौन हो तुम? लड़के ने आर्यन की ओर चाकू दिखाते हुए कहा। पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? आर्यन ने जगह की नज़ाकत देखते हुए आराम से कहा,
हम लोग यहाँ घूमने आए हैं। लड़के ने लड़की की ओर देखकर फिसलती जुबान से बोला। ये जगह जंगल के इतने अंदर है, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता। सच बताओ, कौन हो तुम? आर्यन अपनी आवाज़ को दृढ़ बनाते हुए कहने लगा। मगर इससे पहले कि लड़का कुछ बोलता, पीछे से हवा में उड़ती हुई एक चुन्नी आई और उस लड़के के गले में बंध गई और उसके बाद हवा में लटक गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो लड़की उसके पैरों को पकड़कर नीचे लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लड़का अपना दम तोड़ चुका था। आर्यन ने पहली बार अपनी आंखों के सामने किसी जिंदा व्यक्ति को मरते हुए देखा था। एक पल के लिए तो वो सुन्न रह गया, लेकिन अगले ही पल जब उसने देखा कि दो और चुन्नी उड़कर उनकी ओर आ रही है, तो उसने तुरंत ही उस लड़की का हाथ पकड़कर अपने साथ चलने को कहा। चलो यहां से, आर्यन ने लड़की को खींचते हुए कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लड़की लड़के के पैरों से लिपटकर बस रोए जा रही थी। नहीं चलोगी तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा, जल्दी चलो। आर्यन अब उस लड़की को जबरदस्ती खींचकर ले जाने लगा। थोड़ी आगे चलकर उसे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दिया और फिर जैसे ही उन्होंने हॉल में कदम रखा, आसपास लगी सभी मोमबत्तियां जल गई और पूरा हॉल रोशनी से जगमगा उठा। उसके बाद वो दोनों चुनरी एकदम से रुक गईं, जैसे हॉल के अंदर आना उनके लिए मना था। ये देखकर आर्यन खुश हुआ। ये जगह सबसे सुरक्षित लग रही है, अगला 1 घंटा यहीं बिताना पड़ेगा। आर्यन ने लड़की की ओर देखते हुए कहा। तुम कितनी देर से हो यहाँ पर? आर्यन ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कहा। पता नहीं, लड़की ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तो क्या तुम भी यहाँ गेम की वजह से आई हो? लड़की ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली कि हाँ, मैं अपने पापा को ढूंढने के लिए इस गेम को खेल रही हूँ। और कुछ ही पलों में उस लड़की को कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो इधर उधर देखने लगी और फिर अचानक से हवा में गायब हो गई। लगता है इसके गेम के 3 घंटे पूरे हो गए, आर्यन ने खुद से ही कहा। फिर थोड़ी देर बाद आर्यन को बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। लोगों की बचाओ बचाओ की पुकार सुनाई दी। वो एक पल को उठा, लेकिन फिर उसे लगा कि हो सकता है ये आवाज़ें उसे इस हॉल से बाहर बुलाने के लिए की जा रही हों। मगर वो नहीं जानता कि हॉल से निकलने के बाद कौन सी नई मुसीबत उसके सामने आ जाए। तभी अचानक उसे एक और ख्याल आया। अगर मैं यहाँ से बचकर चला भी गया तो ये सुरंग फिर भी बुरी शक्तियों के कब्जे में रहेगी। जो कोई भी आएगा वो मारा जाएगा, जैसे वो लड़का मर गया। मेरा भाई अभिषेक अभी यहीं है, उसकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। यहाँ तक आ ही गया हूँ तो इस तावीज को उसकी सही जगह पर पहुंचा देता हूँ और मंदिर की स्थापना भी कर देता हूँ, आर्यन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। हॉल से निकलकर थोड़ी देर सुरंग में चलने के बाद आर्यन को एक बहुत बड़ी डायन की मूर्ति दिखी, जिसके माथे पर तावीज के बराबर छेद था और वहां से काला धुआं निकल रहा था। आर्यन जान चुका था कि अगर ये तावीज उसने मूर्ति के माथे पर लगाकर उस काले धुएं को रोक दिया तो बुरी शक्तियां काबू में आ जाएंगी। आर्यन उस तावीज को लगाने के लिए मूर्ति के पास पहुंचा, मगर तभी एक बरगद के पेड़ के तनों ने आर्यन के हाथ और पैरों को जकड़ लिया। धीरे धीरे पेड़ के तने उसके पूरे शरीर पर फैल गए। उनकी जकड़न बढ़ती जा रही थी। आर्यन को अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। वो बस चीख रहा था, कोई है? प्लीज बचाओ मुझे। फिर एक कट की आवाज के साथ आर्यन के दाएं पैर की हड्डी टूट गई। आर्यन बेतहाशा चीख रहा था। उसे पता था कि अगर वो यहाँ पर मर गया तो कभी भी असली दुनिया में वापस नहीं जा पाएगा। धीरे धीरे उसकी आवाज भी धीमी होती जा रही थी। उसकी धड़कनों ने भी साथ देना बंद कर दिया था। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। क्या आर्यन जिंदा बच पाएगा? क्या वो गेम का लेवल पार कर पाएगा, या फिर अपने भाई अभिषेक की तरह गेम में ही फंस जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। अब तक आपने सुना कि गेम में अपनी आंखों के सामने एक लड़के को मरता देख आर्यन सहम जाता है और अपने भाई अभिषेक को सही सलामत बचाने की जिद में वो सुरंग से बुरी शक्तियों को हटाने के लिए ताबीज लगाने जाता है। मगर बरगद के पेड़ के तने उसे जकड़ लेते हैं। उसकी हड्डी टूट जाती है और आंखें बंद होने लगती हैं। अब आगे। तभी डगडग की आवाज के साथ लाल जूते बाहर आए और एक तेज आवाज आई, रेड डांसिंग शूज एक्टिवेटेड। इसके बाद वो जूते आर्यन के सामने आ गए और कुछ ही पलों में पेड़ के तनों को काटकर आर्यन को आजाद कर दिया। आर्यन की 4-5 गहरी सांस लेने की आवाज आई।
उसने कहा, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। आर्यन ने दर्द से कराहते हुए कहा, यह तो मेरा फर्ज है। जूतों ने कहा, तुम तो मुझे हमेशा बचा सकते हो। नहीं, एक टास्क में सिर्फ एक बार मेरा इस्तेमाल किया जा सकता है। बाय। ये बोलकर जूते वापस इन्वेंट्री में चले गए। आर्यन ने फिर तावीज को देखा और धीरे धीरे लंगड़ाते हुए उस तावीज को मूर्ति के माथे पर लगा दिया, जिसके बाद एक चमक के साथ काला धुआं निकलना बंद हो गया। ये देखकर आर्यन बहुत खुश हुआ। अब बस भगवान की मूर्ति ढूंढकर उन्हें स्थापित करना होगा और इस काम के लिए मेरे पास बस 20 मिनट बचे हैं। आर्यन ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा। उस मूर्ति से उतरने के बाद आर्यन को मूर्ति पर लिखे हुए कुछ नंबर्स दिखाई दिए। 20.026886 75.177057। आखिर ये क्या है? आर्यन ने कुछ ना समझ आने के भाव से कहा, मगर तभी आर्यन को तुरंत कंकाल के पास से मिले नक्शे की याद आई। उसने गिनती देखी, फिर नक्शा देखा। वो तुरंत समझ गया कि मूर्ति पर लिखी गिनती किसी जगह पहुंचने के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये एक पता था मूर्ति तक पहुंचने का। उसने उन कोऑर्डिनेट्स को नक्शे पर देखा और फिर उस जगह की ओर लंगड़ाते हुए चल पड़ा। उस जगह पर पहुंचकर आर्यन को एक बहुत बड़ा पत्थर का नाग दिखाई दिया, ठीक वैसा ही जैसा सुरंग के बाहर बना हुआ था। उस नाग के नीचे एक खाली जगह थी। हो ना हो यहीं से मूर्ति को हटाया गया होगा। मुझे जल्द से जल्द मूर्ति ढूंढकर यहाँ पर रखनी होगी। आर्यन ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए कहा। तभी पास ही कोने में उसे एक त्रिशूल दिखाई दिया। उस त्रिशूल को देखकर वो समझ गया कि मूर्ति भी यहीं कहीं आसपास होगी। फिर थोड़ा ढूंढने के बाद उसे पत्थरों के बीच एक शिवलिंग दिखाई दी। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े और उसे सावधानी से उठाकर पत्थर के नाग के नीचे बनी जगह पर स्थापित कर दिया। फिर उसने त्रिशूल लाकर शिवलिंग के बराबर में खड़ा कर दिया, मगर शिवलिंग के स्थापित होते ही वो पत्थर का नाग जिंदा हो गया और वो आर्यन की तरफ बढ़ने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ सही करने के बाद भी आखिर गलत क्या हुआ। आर्यन ने किसी तरह अपने आप को नाग के 3-4 वार से बचाया। वो जमीन पर गिर चुका था। इस बार नाग उसके सिर के पास था। उस नाग ने तभी अपना बड़ा सा मुंह खोलकर आर्यन पर हमला किया और आर्यन के मुंह से तेज चीख निकली और तभी एक तेज रोबोटिक आवाज आई। मुबारक हो, आपने अपना टास्क पूरा कर लिया। इसके लिए आपको इनाम में लाल जूतों के साथ साथ मेमोरी रीडिंग पावर दी जाती है, जिससे आप किसी भी मरे हुए व्यक्ति का अतीत जान सकते हैं और अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं। इस टास्क के बाद आपकी डिटेल कुछ इस प्रकार है। लेवल 1 अनुभव 25%, नैतिकता 60, हुनर मेमोरी रीडिंग, मरे हुए व्यक्ति का दिमाग पढ़ना, रेस अच्छा इंसान बनने की ओर, काम रूहों का रखवाला, इन्वेंट्री लाल जूते। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी की नैतिकता 7 से कम हो जाती है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, या फिर हमारी तरफ से दिए गए टास्क पूरा करके नैतिकता पूरी करनी होगी। अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। नैतिकता क्या करने से बढ़ेगी और क्या करने से कम हो सकती है? आर्यन ने तपाक से सवाल पूछा। कोई भी ऐसा काम जिससे किसी को नुकसान होता है, या फिर किसी का दिल दुखता है, या फिर सामाजिक नियम टूटते हैं, उनसे आपकी नैतिकता कम हो सकती है। हर बार एक अनैतिक काम पर अपराधी के कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर कम हो जाएंगे। उसी तरह अगर आप खुद की ना सोचकर दूसरों की भलाई का सोचते हैं, उन्हें खुशी देते हैं, तो आपकी नैतिकता बढ़ सकती है कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 8। और लेवल कैसे बढ़ाया जा सकता है? अनुभव 100% होने पर आप अगले लेवल पर पहुंच सकते हो। आज के लिए इतना ही। आपको 2 घंटों का समय दिया जाता है। अगले टास्क के लिए तैयार रहें। फिर अगले ही पल आर्यन ने खुद को रूम में पाया। गेम से वापस आने के बाद भी आर्यन की सांसें तेज चल रही थीं। पहली बार उसने मौत को इतने करीब से देखा था। वो पलंग से लंगड़ाते हुए उठा। उसे तभी एहसास हुआ कि उसका पैर तो बिल्कुल ठीक है, वो बस गेम में टूटा था। फिर आर्यन शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि जो चोट उसको गेम में आई थी वो पूरी तरह से उसके शरीर से गायब हो चुकी थी। यहाँ तक कि उसका शरीर और चेहरा भी पहले जैसा हो गया था, या यूं कहना बेहतर होगा कि वो समीर से वापस आर्यन बन चुका था। वो तुरंत कपड़े बदलकर सिमरन से मिलने चला गया। वो उसे सब कुछ बता देना चाहता था। एक वही तो थी जिससे वो खुलकर बातें कर सकता था, अपनी हर बात दिल खोल कर सकता था। करोल बाग के छोटे से कैफे में बैठे आर्यन सिमरन का इंतजार कर रहा था। फिर सिमरन के आते ही दोनों गले मिले और टेबल पर बैठ गए।
उसके बाद उन्होंने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आर्यन ने हिचकिचाते हुए कहा। पहले तुम ये बताओ कि पिछले 3 दिनों से तुम गए कहाँ थे? पता है कितना परेशान हो गई थी मैं। पहले अभिषेक और फिर तुम, सिमरन ने चिंता जताते हुए कहा। 3 दिन? मगर मैं तो सिर्फ 3 घंटों के लिए गया था, आर्यन ने खुद से ही कहा। क्या गेम में बिताया 1 घंटा असली दुनिया के 1 दिन के बराबर है? आर्यन को खुशी भी हो रही थी कि सिमरन को उसकी परवाह है। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? सिमरन ने आर्यन की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। अब कुछ नहीं। तो बताओ कहाँ थे 3 दिन? वो मैं अभिषेक को ढूंढ रहा था, इसीलिए किसी से मिलने का वक्त ही नहीं मिला, आर्यन ने कहा। ओह, कुछ पता लगा क्या अभिषेक का? नहीं, अभी तो नहीं, आर्यन ने सिमरन की ओर देखे बिना ही कहा। तुम कुछ बताने वाले थे? क्या बात है, बोलो, सिमरन ने वेटर से कॉफी लेते हुए कहा। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा मैं चलता हूँ, कुछ काम है, और तुम ज़्यादा परेशान मत होना, ओके? मैं अभिषेक को ढूंढकर ज़रूर लाऊंगा, आर्यन ने अपनी बात पलटते हुए कहा। आर्यन घर जाते हुए सोच रहा था कि अच्छा हुआ उसने सिमरन को गेम के बारे में कुछ नहीं बताया। पता नहीं वो उसकी बातों पर विश्वास करती या नहीं। घर पहुंचकर आर्यन सीधे अपने कमरे की ओर चल पड़ा, मगर तभी उसके दादा की आवाज़ से वो रुक गया। कहाँ गए थे? उसके दादा ने अपनी सख्त आवाज़ में पूछा। वो सिमरन से मिलने गया था, आर्यन ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, और वो सोचने लगा कि उसे जल्द से जल्द अपने कमरे में जाना पड़ेगा। अगले 10 मिनट में उसे टास्क मिल जाएगा। तुम्हारे कपड़ों से एक अलग सी गंध आ रही है, दादा ने उसकी शर्ट की ओर इशारा करते हुए कहा। वो पिछले 3 दिनों से बदले नहीं है ना, तो शायद उसी की गंध होगी। मैं अभी जाकर बदलता हूँ, आर्यन ये बोलते ही अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ा। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाज़ा लगाया, और जैसे ही 2 घंटे पूरे हुए, एक आवाज़ फिर से उसके कानों में गूंजी। इंतजार की घड़ी हुई पूरी, क्या आप अपने अगले टास्क के लिए तैयार हैं? ये वही रोबोटिक आवाज़ थी जो उसके सीने में मौजूद ब्लैक कांच से आ रही थी। हाँ, आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। सुनकर बहुत खुशी हुई। अब आप जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यार करते हो, उसे अपने दिल की सभी बातें कहनी हैं, और साथ ही साथ वो सब पूरा करना है जो तुमने उसके साथ ख्वाब बनाए थे, वो सब पूरे करने हैं, वो भी 5 घंटों के अंदर अंदर। अगर तुमने नहीं किया तो उस व्यक्ति को मरना होगा, और तुम्हारे आगे के पड़ाव बंद हो जाएंगे, जिससे तुम अपने भाई अभिषेक को भी नहीं बचा सकते। क्या तुम खेलने के लिए तैयार हो? अगर मैं ना कहूँ तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी मरना होगा। बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुबारक हो, अगले 3 घंटों में आपका टास्क शुरू हो जाएगा। इस टास्क के बारे में सुनकर आर्यन के हाथ पांव फूल गए। वो सिमरन से ही बहुत प्यार करता था, और अब वो कैसे सिमरन को ये सब बताएगा? और उससे भी बड़ी बात कि उसके साथ उसे वो सब कुछ करना है जो उसने ख्वाबों में सोचा था। अगर मैंने ये सब नहीं किया तो सब मर जाएंगे, और अगर किया तो ये अभिषेक के साथ साथ सिमरन के साथ भी धोखा होगा, और ऐसा करने पर मेरी नैतिकता कम हो जाएगी, जिससे मुझे मरना पड़ेगा। आर्यन ने परेशान होकर इधर उधर घूमते हुए खुद से कहा। इससे पहले कि टास्क शुरू हो जाए, मुझे सिमरन को सब कुछ बताना होगा। ये सोचते हुए आर्यन ने तुरंत सिमरन को फोन मिला दिया। हेलो सिमरन, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, आर्यन ने यह सब एक ही सांस में बोल दिया। मैं तो अभी पुलिस स्टेशन आई थी, कुछ देर बाद आ जाऊं? सिमरन ने धीमी आवाज में कहा। नहीं, तुम्हें अभी आना पड़ेगा, अभिषेक की गुमशुदगी के बारे में कुछ बताना है। आर्यन ने यह बोलकर तुरंत फोन रख दिया और एक गहरी सांस ली। फिर 30 मिनट बाद सिमरन तेज कदमों से आर्यन के कमरे में आई और तुरंत बोल पड़ी। बताओ, क्या कह रहे थे तुम? सिमरन ने फूलती हुई सांस से कहा। पहले तुम यहां बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनना, आर्यन ने सिमरन को बेड पर बिठाते हुए कहा। वो जो अभिषेक का दिया हुआ पार्सल तुम लेकर आई थी ना, उसमें एक चिट्ठी और एक कार्ड था। उस कार्ड के जरिए मुझे एक टास्क मिला था कि अगर एक सुरंग में मैंने 3 घंटे तक खुद को जिंदा रख लिया तो अभिषेक को ढूंढ लूंगा, और उसे ढूंढने के लिए मुझे कुल 7 पड़ाव पूरे करने हैं। मैं पिछले 3 दिनों से सुरंग में ही टास्क पूरा कर रहा था। अभिषेक ने सिमरन से आंख मिलाए बिना कहा। तो अभिषेक मिला क्या तुम्हें? सिमरन ने उत्सुकता से पूछा। अभी नहीं, पर मुझे आज एक और टास्क पूरा करना है।
जिससे मैं अभिषेक को बचाने के लिए अगले पड़ाव पर पहुंच सकता हूं, और यह टास्क तुम्हारे मदद के बिना नहीं हो सकता। आर्यन ने कहा। क्या है वो टास्क? सिमरन ने तुरंत पूछा। जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, उसके साथ मुझे वो सब कुछ करना होगा जो मैंने उसके साथ करने का अपने ख्वाबों में सोचा था। आर्यन ने हिचकिचाते हुए कहा। तो इसमें मेरी क्या जरूरत? सिमरन ने शक की निगाह से देखते हुए कहा। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, पर स्कूल के समय से मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जब हम 10वीं क्लास में थे तब मुझे पता चला कि अभिषेक भी तुमसे प्यार करता है, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात कभी कही नहीं। आर्यन ने दबी सी आवाज में कहा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? सिमरन ने आर्यन पर चिल्लाते हुए कहा। मैं क्या कर सकता हूं? टास्क मिला है मुझे तुम्हारी इस गेम वाली बात पर पहले ही भरोसा नहीं हो रहा था, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अच्छे से जानती हूं तुम जैसे लोगों को। भाई नहीं है तो उसके ना होने का फायदा उठाना चाहते हो। तुम्हें ये सोचते हुए शर्म भी नहीं आई? कुछ ही महीनों में भाभी बनने वाली हो तुम्हारी, और तुम? छी! सिमरन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मुझे वार्निंग मिली है, अगर टास्क नहीं किया तो सभी लोग मारे जाएंगे, तुम भी, अभिषेक भी, और मैं तुमको खोना नहीं चाहता। आर्य ने सिमरन की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखें भर आई थीं। कितना नाटक करोगे तुम मेरे सामने? हाँ, कुछ तो शर्म करो। सिमरन ने आर्यन को देखकर मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखो। आर्यन ने अपनी शर्ट उतारकर सीने पर बने घूमते हुए निशान को दिखाया। ये वही कार्ड है जो अभिषेक ने पार्सल में भेजा था, और ये किसी तरह मेरे शरीर में समा गया है, जिसकी वजह से मुझे टास्क मिले। और ये देखो, ये वही चिट्ठी है जो अभिषेक ने भेजी थी और कहा था कि इसके बारे में किसी को मत बताना। अब सिमरन का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब कुछ वो आर्यन के साथ कर कैसे सकती है। उसने कभी भी आर्यन को नजरों से देखा नहीं था। जानती हो, मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहता था, पर सिचुएशन ही ऐसी है कि मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। ये कहते हुए आर्यन की आंखों से आंसू टपक गए। ठीक है, तो बताओ मुझे क्या करना होगा? सिमरन ने बेबसी से पूछा। ये सब करने के बाद आर्यन कैसे भला अपनी नैतिकता बचाएगा? क्या वाकई में सिमरन आर्यन के साथ वो सब कर पाएगी जो आर्यन ने कभी अपने सपनों में सोच रखा था? अगर ये टास्क पूरा किया तो ये अनैतिक काम होगा, और नैतिकता के नंबर कम होने पर आर्यन मर भी सकता है। क्या होगा अब आर्यन का? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। अब तक हमने सुना कि आर्यन को अगला टास्क मिलता है। उसे सिमरन के साथ वो सब करना है जो उसने पहले कभी सोचा था। सिमरन भी बड़ी मुश्किल से आर्यन के साथ टास्क करने के लिए तैयार हो गई। अब आगे। दिल्ली शहर के ओखला में बसे क्राउन प्लाजा होटल के दरवाजे पर एक काले रंग की चमचमाती कार रुकती है। एक नौकर तभी दौड़ता हुआ आता है और कार का दरवाजा खोलता है। उसमें से आर्यन काले रंग के सूट में बाहर निकलता है और अपना हाथ देकर सिमरन को कार से बाहर निकालता है। सिमरन लाल रंग के वन पीस में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है। दोनों होटल की छत पर बने एक टेबल पर बैठे हैं। दोनों के हाथ में वाइन का ग्लास है। मैं हमेशा से तुम्हें यहां लाना चाहता था, आर्यन ने वाइन का एक घूंट पीकर कहा। अच्छा, और ये सब कैंडल लाइट डिनर, वाइन, मेरे लिए ड्रेस, इतना महंगा होटल, तुम कब से इतने रोमांटिक हो गए? सिमरन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। जब से तुम्हें पहली बार देखा तभी से, आर्यन ने फ्लर्ट करते हुए कहा, और ये सुनकर सिमरन शर्मा गई। तो ये भी मेरा ही कमाल है। सिमरन ने अपने दांतों से होठों को दबाते हुए कहा। बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें कभी किसी ने बताया है कि जब भी तुम मुस्कुराती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो? ऊपर से जब तुम अपने बालों को संवारती हो, उसे देखने के लिए तो अच्छे अच्छे लोग खुशी खुशी अपनी जान गंवा दें। आर्यन ने सिमरन की आंखों में आंख डालकर कहा। हम भी देखें कौन खुशी खुशी मरता है। सिमरन ने यह कहते हुए अपने हाथों से बालों की लटों को कान के पीछे खोंस लिया। मैं तो कब का मर चुका हूं, और कितना मारोगी?
ये बोलकर आर्यन हंस पड़ा और उसने आगे कहा, मैं तुम्हारे लिए राहत इंदौरी साहब का एक शेर सुनाना चाहता हूँ, इजाजत है? बिल्कुल है। ये कहकर सिमरन ने वाइन का ग्लास उठा लिया और आखिरी घूंट पीने लगी। देखकर आपकी मुस्कुराहट हम अपने होश खो बैठे, देखकर आपकी मुस्कुराहट हम अपने होश खो बैठे, हम होश में आने को ही थे, आप फिर से मुस्कुरा बैठे। जैसे ही शेर पूरा हुआ सिमरन की वाइन भी खत्म हो गई और उसे एहसास हुआ कि ग्लास में एक अंगूठी भी है। सिमरन अंगूठी अपने हाथ में लेकर आर्यन की ओर देखने लगी। आई लव यू। अगले ही पल आर्यन हाथ में गुलाब का फूल लिए सिमरन के सामने था। तुम नहीं जानते ये सुनने के लिए मैं कब से इंतजार कर रही थी। आई लव यू टू। सिमरन ने आर्यन के हाथ से गुलाब का फूल लेते हुए कहा और फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। आर्यन जानता था कि सिमरन को समुद्र बहुत पसंद है। जब भी वो सिमरन से बात करता तो सिमरन अपनी बातों में समुद्र का जिक्र जरूर किया करती थी। उसे रात के वक्त समुद्र के पास होने वाली खामोशी पसंद थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, आर्यन ने अपनी जेब से एक कागज निकालते हुए कहा। क्या? सिमरन ने जानना चाहा। मुंबई की 2 टिकट। हम अभी इसी वक्त मुंबई जा रहे हैं और आराम से रात भर समुद्र के किनारे बैठेंगे, उसने सिमरन का चेहरा अपने हाथों की हथेलियों में लेते हुए कहा। फिर कुछ ही देर बाद दोनों फ्लाइट लेकर मुंबई शहर पहुंच गए। कहते हैं कि मुंबई शहर कभी सोता नहीं है। जब पूरा देश सो रहा होता है तब मुंबई शहर में जश्न मनाया जा रहा होता है। आर्यन और सिमरन रात के इसी जश्न में शामिल हो चुके थे। एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर वो सीधे मरीन लाइंस चले गए और समुद्र के किनारे बैठ गए। ये समुद्र की आवाज़ कितना सुकून देती है ना, सिमरन ने एकटक समुद्र की ओर देखते हुए कहा। मुझे तो तुम्हारी आवाज़ सुकून देती है, आर्यन ने फिर से फ्लर्ट करने के अंदाज में कहा। प्लीज़ आर्यन, सिमरन ने शर्माते हुए कहा। फिर थोड़ी देर उन दोनों के बीच खामोशी रही। सिमरन चुपचाप समुद्र को देख रही थी और आर्यन सिमरन की तरफ देख रहा था। तेज हवा से सिमरन के सारे बाल बिखर गए थे। आर्यन ने तभी अपनी उंगलियों से उसके बालों को ठीक कर दिया। जब सिमरन को इसका एहसास हुआ तो वो आर्यन को देखकर हल्की सी मुस्कुरा दी। फिर आर्यन ने धीमे धीमे अपना हाथ सिमरन के हाथों पर रख दिया। सिमरन ने अपने हाथों को देखा, फिर आर्यन को देखा और वापस सामने की ओर देखने लगी। आर्यन ने सिमरन का हाथ अपने हाथों में लिया और उन्हें चूम लिया। वादा करो तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, आर्यन ने सिमरन के हाथ को अपने सीने से लगाकर कहा। कभी नहीं, ये कहकर सिमरन की आंखों में आंसू भर आए। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। वो दोनों इतने करीब आ चुके थे कि एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं। तभी उन्होंने होठों पर किस कर ली। फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि वो दोनों बाहर हैं तो वो तुरंत हट गए। एक बात बोलूं? सिमरन ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा। बोलो, आर्यन ने कहा। ये मेरी पहली किस थी और जितना मैंने अभी तक सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। सिमरन ने आर्यन के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। मेरी भी। आर्यन इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। वो बस सिमरन की आंखों में देखता रह गया। वो पूरे 2 घंटे वहीं पर घूमे, ढेर सारी बातें की, पिज्जा साथ में खाया। उसके बाद फिर वो अपने होटल की ओर चल पड़े। होटल में पहुंचकर सिमरन और आर्यन की फिर से नजरें मिली और दोनों जान नहीं पाए कब वो एक दूसरे के नजदीक आ गए। काश मैं इस पल को यहीं रोक पाता, आर्यन ने सिमरन के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। जो हो रहा है उसे होने दो, रोको मत, सिमरन ने उसी अंदाज में कहा। एक बार फिर दोनों के होंठ एक दूसरे से जा मिले थे। उन दोनों की सांसें तेज हो चली थीं। थोड़ी ही देर में वो दोनों बिस्तर पर आ गए थे। आर्यन सिमरन के होठों को, गालों को और गर्दन को चूम रहा था। 16 डिग्री पर चल रहे एयर कंडीशनर में भी दोनों के शरीर की गर्मी से वो दोनों पसीने से तरबतर हो गए थे। अब आर्यन को अपने और सिमरन के बीच कोई और नहीं चाहिए था। सिमरन ने भी रोका नहीं। उन्होंने एक दूसरे के कपड़े उतार दिए। सिमरन ने आर्यन को जोरों से पकड़ लिया। अब जो हो रहा था उन दोनों का उस पर काबू नहीं था। वो बस बहते जा रहे थे। वो दोनों पूरी रात एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे।
पल भर में जी भर के सदियों का प्यार कर रहे थे। दो जिस्म एक जान हो गए थे दोनों, बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। प्यार करते करते चूर हो गए थे दोनों। उस प्यार में सुख और चरम सुख की अनुभूति ज्यादा थी। तभी आर्यन और सिमरन अपनी आंखों पर से वर्चुअल गैजेट उतारते हैं और एक दूसरे को देखकर हामी में सिर हिलाते हैं। दरअसल आर्यन और सिमरन ये सब आर्यन के बनाए हुए गेम में वर्चुअली कर रहे थे। टास्क पूरा हो गया, आर्यन ने खुशी से कहा। तभी कार्ड के जरिए उस कार्ड से रोबोटिक आवाज आई। तुमने इस गेम के साथ धोखा किया है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, तुमने जो कहा था मैंने वही किया, आर्यन ने सख्त आवाज में कहा। लेकिन तुमने ये सब वर्चुअली यानी कि सिर्फ एक गेम की दुनिया में किया है, असल में नहीं। तुमने कहा था कि ये सब करना है, पर यह नहीं बताया था कि कैसे करना है। उस हिसाब से मैंने टास्क पूरा कर लिया है और अब मेरी नैतिकता भी कम नहीं होगी, क्योंकि मैंने असलियत में कुछ भी गलत नहीं किया है। और कहते हैं ना कि अगर आपने सोचा गलत लेकिन गलत को अंजाम नहीं दिया तो ये पाप नहीं है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने ठीक कहा, तुमने टास्क पूरा कर लिया है। हम तो इस टास्क के जरिए ये देखना चाहते थे कि तुम अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखकर हम खुश हुए और अब तुम अगले लेवल के लिए खेल सकते हो। तुम्हारा अगला लेवल अब से ठीक 24 घंटे बाद शुरू होगा, तैयार रहना। ये कह के रोबोटिक आवाज शांत हो गई। थैंक यू सिमरन, मेरा भरोसा करने के लिए। तुम देखना, मैं अभिषेक को जरूर वापस लेकर आऊंगा, अभिषेक ने सिमरन को विश्वास दिलाते हुए कहा। हाँ, अच्छा एक बात बताऊं, सिमरन ने आर्यन के करीब जाते हुए कहा। हाँ बोलो, तुम सच में मेरे साथ ये सब करना चाहते थे? सिमरन ने एकटक आर्यन को देखते हुए कहा। हाँ, ये सब पहले चाहता था, लेकिन जब से तुम्हारे और अभिषेक के बारे में पता चला तो मैं खुद पीछे हट गया। अब वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचता, बल्कि अब तो उतना प्यार भी नहीं रहा तुमसे। आर्यन ने अपने दाएं हाथ की उंगली से अंटी बनाकर यह सब कह दिया। अक्सर जब भी कोई झूठ बोलना होता तो आर्यन अपने दाएं हाथ की उंगलियों से अंटी बना लेता था। मेरी आंखों में देखकर कहो, सिमरन ने आर्यन को अपनी ओर करते हुए कहा। कहा ना, अब नहीं करता। आर्यन ने अपनी उंगलियों से और तेज अंटी चढ़ा ली और सिमरन की तरफ देखे बिना ही कहा। थोड़ी देर कमरे में खामोशी छाई रही। फिर सिमरन की आवाज आई। मैं चलती हूं, कुछ काम है और पुलिस स्टेशन भी जाना है। अभिषेक की कोई खबर मिले तो जरूर बताना। सिमरन कमरे के दरवाजे तक पहुंचे ही थी कि तभी वहीं रुककर वापस आर्यन के पास आई और उसे गले लगाकर कहने लगी, अपना ख्याल रखना। इसके बाद वो फिर चली गई। रात हो चली थी। आर्यन अपने दिन भर की थकान दूर करने के लिए बाहर सड़क पर टहलने चला गया। सड़क पर पहले के मुकाबले आज ज्यादा भीड़ नहीं थी। आर्यन चलते चलते सुनसान सड़क पर पहुंच गया। तभी अचानक उसके सामने एक कार आकर रुकी। उसमें से 3 लोग निकलते हैं जिन्होंने काले रंग का मुखौटा पहना हुआ था और वो आर्यन का चेहरा कवर कर उसका अपहरण कर लेते हैं। कौन हो तुम लोग और मुझे कहां लेकर जा रहे हो? मेरे हाथ क्यों बांध रखे हैं? आर्यन ये सब बिना रुके बोले जा रहा था। वो किसी तरह अपने हाथ को खोलने की कोशिश करता रहा मगर खोल नहीं पाया। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी और वो लोग आर्यन को निकालकर ले जाने लगे। वो उसे एक बड़े से हॉल में लेकर गए। हॉल खाली होने की वजह से वहां पर सभी की आवाजें गूंज रही थीं। कोई है? कोई है? प्लीज मेरी मदद करो। तुम मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? मैंने क्या किया है? आर्यन उन लोगों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी आर्यन को एक बेड पर लिटाया गया और उसके हाथ पैरों को बेड से ही बांध दिया गया। वो अब हिल भी नहीं सकता था। एक बड़ा सा कपड़ा उसके मुंह में घुसा दिया गया था। एक बड़ा सा बल्ब अब ठीक उसके चेहरे के ऊपर जल रहा था। आर्यन सोच रहा था कि आखिर उसने किया क्या है। तभी एक व्यक्ति ने उसके मुंह से कपड़ा निकाला और उसे पानी पिलाने लगा। पानी पीने के बाद आर्यन जोरों से बोला, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? जो हमें चाहिए वो हम ले लेंगे। आर्यन को एक भारी सी आवाज सुनाई दी। तुम मुझे छोड़ दो, जितने पैसे चाहिए मैं तुमको दिलवा दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। आर्यन घबराते हुए बोले जा रहा था। हमें पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोलते क्यों नहीं? आर्यन इस बार लगभग चीख पड़ा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। माथा और शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। तभी आर्यन को एक आवाज सुनाई दी।
सर, एनेस्थीसिया के इंजेक्शन लगाना है। एक लड़की ने दूसरे व्यक्ति से पूछा। नहीं, अभी नहीं। जब तक इसे दर्द का एहसास नहीं होगा तब तक उसे निकालने का कोई फायदा नहीं है। क्यों सर? लड़की ने कहा। अगर हमने इस गार्ड को बेहोशी की हालत में निकाला तो इसकी सारी शक्तियां गायब हो जाएंगी, और अगर होश में रहते हुए निकाला तो वो अपनी पूरी शक्तियों में ही हमको मिलेगा। वो लड़की हामी में सिर हिलाकर चली गई। फिर एक कैंची लेकर आई और आर्यन की शर्ट को फाड़ डाला। उसके बाद एक डॉक्टर ने आर्यन के सीने पर पेन से कुछ निशान बनाया और दूसरे डॉक्टर से बात करते हुए कहा, हमें यहाँ से यहाँ तक चीरना होगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। याद रहे, थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो सारा काम खराब हो जाएगा और यह भी हो सकता है कि इसकी जान चली जाए। ये सुनकर आर्यन के हाथ पांव फूल गए। वो कुछ कहता तब तक एक डॉक्टर ने अपना चाकू आर्यन के सीने पर रख दिया था। ये तुम क्या कर रहे हो? आर्यन की एक जोरदार चीख निकली। तभी एक तेज आवाज के साथ 3 काले रंग की कार अंदर आती है। उनके अंदर आते ही सब चौकन्ने हो जाते हैं। उन कारों में से तभी कुछ लोग निकलते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों ने आर्यन को पकड़ रखा था उनमें से 3 लोग वहीं पर मारे जाते हैं और बाकी के 4 लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं। सर, वो लोग भाग गए। एक व्यक्ति समर की ओर देखते हुए बोला। तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और पकड़ कर लाओ उन्हें। समर ने चीखते हुए कहा। ये वही लोग थे जो आर्यन के घर पर उसके भाई अभिषेक के बारे में पूछताछ करने आए थे। समर ने तभी आर्यन की छाती पर लगे गोल काट को देखकर कालंदी की ओर इशारा किया। फिर कुछ लोगों ने आर्यन को उठाकर कार में बैठा दिया। आर्यन अभी नहीं जानता था कि ये लोग इसे लेकर क्यों जा रहे हैं। आखिर समर और कालंदी आर्यन को लेकर कहां जाएंगे? क्या आर्यन इन लोगों से अपनी जान बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।